हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों आज का ये जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अगले साल नीट 2021 में डॉक्टर बनेंगे। उन बच्चों के लिए ये खास सेशन है हमारा सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ। शेखर ये बीकानेर एसपी मेडिकल कॉलेज में है, 2018 बैच का। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में निरंजन 2018 बैच का है। ये लोग अपनी पूरी दिनचर्या शेयर करेंगे। जो भी अगले साल नीट देने वाला है बच्चा, उसके मन में क्या क्या डाउट्स आते हैं। मेरे साथी कमल सर और मैं बच्चों के सारे डाउट्स वो इनसे पूछेंगे और ये लोग आपको बहुत ही आवश्यक ज्ञान देंगे जो आप अपने जीवन में उतारेंगे तो अगले साल फर्स्ट ही अटेम्प्ट में 2021 में आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। तो एक एक करके कमल सर और मैं इनसे आपके सारे डाउट्स पूछेंगे। बच्चों बहुत ही खास इंटरव्यू आप लोगों के लिए है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं। इन्हें मालूम है क्या क्या गलतियां पूरे साल भर में बच्चा करता है, तो इन्हीं से सुनिए कि ये लोग कैसे विजेता बने। कमल सर और मैं चाहेंगे कि आप लोग बहुत ध्यान से ये बातें सुने। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमल सर से कि कमल सर ही, क्योंकि कमल सर बहुत बच्चों से घिरे रहते हैं, बच्चों की एक एक नस से वाकिफ़ हैं, मालूम है बच्चे को क्या पूछना है। तो मैं चाहूँगा कमल सर ही सबसे पहले पूछें कि बच्चों के मन में क्या डाउट आएंगे और किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान होगा। कमल सर। हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले आपके मन की सबसे बड़ी जो इच्छा रहती है कि भाई ये पूरे दिन क्या करते थे, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को हैंडल करते थे, किस तरीके से उनका पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था। सबके दिमाग में यही चलता है, किस तरीके से टाइम टेबल सेट करना होता था, किस तरीके से ये पूरे दिन को यूटिलाइज करते थे, क्लास को कैसे मैनेज करना है, कौन सी बुक्स लानी है नहीं लानी है, जो भी है वो जो मन में होता है, मैं उन सब के बारे में इन दोनों से जानना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ निरंजन को कि वो अपने व्यूज़ इस पे रखें और उसने क्या क्या किया था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। वो जो बताएंगे वो सबसे अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को फेस किया है अपने साथ। ठीक है, तो आप जानिए इनसे। हेलो, माई सेल्फ निरंजन सिंह शेखावत 2018 बैच फ्रॉम SMSMC। बच्चों तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही होगी। मई में 3 महीने आपके पास वैसे कम हो गए हैं, मई में एग्ज़ाम होनी है और 3 महीने आपके पास कम हो गए, तो आपको तैयारी तो आपको पूरी रिदमिसिटी के साथ करते रहना है। जैसे सर मयंक सर, नीरज सर और कमल सर पढ़ा ही रहे हैं, इनके जो नोट्स होते हैं वो बहुत मोर देन इनफ होते हैं। उनसे आप सिलेक्शन तो दूर की बात, उससे रैंक भी आ सकती है, आप अच्छी रैंक भी ला सकते हो। जैसे मतलब लोग बाग बोलते हैं कि ऐसे मैंने ये गाइड बुक सॉल्व करी थी, ये फिजिक्स के लिए लेके आया था और बायो के लिए लेके आया। कोई भी गाइड बुक की ज़रूरत नहीं होती है। सोर्स हमेशा सिंगल रहना चाहिए और मल्टीपल रिविज़न होने चाहिए। सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल रिविज़न, ये मतलब ये करना है आपको। जैसे नीरज सर के नोट्स है, कंसाइज नोट्स होते हैं और उनसे बाहर कुछ आता नहीं है। आपने नीरज सर के नोट्स और कमल सर के नोट्स पूरे पढ़ रहे हैं तो उनसे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, उससे हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उससे। और जो सीट वीट होती है, आपको गाइड बुक इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सीट मिल रही है, मॉड्यूल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको गाइड बुक की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। जैसे नीरज सर हर चैप्टर के बाद असाइनमेंट और ये रिव्यू एक्सरसाइज, कंपटीशन एक्सरसाइज सोल्व कराते हैं, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं से भी हो जाती है। और फिर आपको वो घर पे जाके वापस जो आपको क्वेश्चन नहीं आए या आपको जो टिपिकल लगा उसकी वापस प्रैक्टिस करनी है। जो डाउट रहे तो वो सर से पूछो। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQ प्रैक्टिस करनी है आपको। और बायो में जैसे मयंक सर के नोट्स है वो पढ़ने हैं। मयंक सर के जैसे लास्ट में जैसे एग्जाम टाइम के पास क्या होता है, अपने पास नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं रहता, तो जैसे सर जैसे टॉपिक पढ़ा, मयंक सर बायो के नोट्स बनवाते हैं, उनको जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाओ। जैसे माइनर लगते हैं, माइनर में बच्चे नोट्स पढ़ के देते हैं आराम से, और रैंडम और DTS तक आपके पास नोट्स पढ़ने का टाइम रहता है, लेकिन बाद में आपके पास नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं रहता। आप NCERT फोकस करते हो, लेकिन मेन फोकस आपका NCERT पे रहना ही है क्योंकि NCERT से बाहर कुछ आता नहीं है। बायो में NCERT पूरा पैटर्न नीट का पेपर NCERT बेस्ड होता है, तो NCERT आपके टिप्स पे होनी चाहिए पूरी, ऑब्वियस है वो तो। और जैसे आपका डाउनफॉल आता है रिजल्ट्स में, जैसे पहले टेस्ट तो आपके बहुत सारे लगेंगे, जैसे माइनर लग गए, रैंडम लग गए और DTS खूब सारे होंगे। DTS भी दो होते हैं, एक बार जैसे 5 में एक DTS लगेंगे और फिर अप्रैल में लगते हैं वो नीट के पास वाले DTS लगते हैं, तो उनसे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो खूब सारी हो जाएगी। लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, जैसे डाउनफॉल आ जाता है DTS में जाके रिजल्ट्स में और बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरा बढ़िया स्कोर रहता था, मतलब 600 तक मार्क्स रहते थे, लेकिन
DTS में स्टार्टिंग में आके मेरे 530 540 आने लगे थे और मैं डिप्रेशन में आ गया था कि मतलब क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर मैंने RBUT का तक का फॉर्म भर दिया था कि सिलेक्शन होगा नहीं तो क्या करेंगे, तो मैंने RBUT का फॉर्म भर दिया था कि भाई इसमें नहीं हुआ तो मैं RBUT में चला जाऊँगा। लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मैंने प्रेशर को हैंडल किया उस टाइम पे। और लेकिन मैं तैयारी करता रहा, उससे जो मेरी रिदमिसिटी थी मैंने उसको नहीं तोड़ी। मैं उस वैसे जैसे तैयारी चल रही थी वैसा करता रहा, लेकिन फिर मेरे इंप्रूवमेंट हो गया मार्क्स में, वापस 600 प्लस आ गए DTS में। ऐसे मतलब डाउनफॉल आता है, डाउनफॉल आना ज़रूरी भी है, आपको सीखने को मिलता है, आपको प्रेशर का पता लगता है कि प्रेशर क्या रहता है, अपन एग्जाम में प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे नहीं कर, डाउनफॉल आना ज़रूरी भी है। एक्सपीरियंस हो जाता है आपको उस चीज़ का कि मतलब कैसे ओवरकम करना है उस चीज़ को। और यही है। और तो ये तो बता दिया है निरंजन ने काफ़ी। अब मैं शेखर से वही जो कमल सर ने बोला था डेली रूटीन के बारे में ज़्यादा फोकस करेगा। शेखर बताएगा डेली वो कैसे पढ़ता था। निरंजन ने जो जो बातें बोली हैं उसको कंक्लूड अपन लास्ट में करेंगे। पहले शेखर से डेली रूटीन क्या रहता था। सेलेक्टेड स्टूडेंट है जो बता रहा है, बच्चों बहुत गौर से सुनना है। शेखर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेखर स्वामी है। SPMC मेडिकल कॉलेज में भी मैं हूँ, 2018 का चयनित हुआ हूँ। सबसे पहले डेली रूटीन की बात करते हैं अपन। पहली बात तो आपको रेगुलर कोचिंग आना है। ऐसे नहीं कि हाँ कोई मेरा दूसरा साथी जा रहा है कोचिंग में, उसके नोट्स ले लूँगा, पढ़ लूँगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो फिर आपने कोचिंग ज्वाइन क्यों की थी? पहली बात तो ये, अगर वो सारा काम कर लेगा तो आपने कोचिंग ज्वाइन क्यों की? आपने कोचिंग ज्वाइन की है, अगर ऑनलाइन ज्वाइन करवाई आपको, तो सबसे पहले आपको कोचिंग नियमित आना है और आके क्लास नोट्स बनाने हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चे लोगों के नोट्स से कॉपी करा लिए, पढ़ लिया। अब घाटा ये होता है कि आप खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, वो आपको याद रहता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, किस तरीके से लिखी है। तो आपको कभी रिवीजन करना हो तब भी आपके लिए ईजी रहता है कि हाँ मैं सीधा वहाँ पेज खोला, मैंने पढ़ लिया, मेरे को याद हो गया अच्छे से। जबकि दूसरों के आप करोगे तो वो इतना व्यवस्थित भी नहीं हो पाएगा आपके लिए। एक तो रोज़ कोचिंग आओ, रोज़ आप अपने नोट्स बनाओ, और कोचिंग आपके 6 से 7 घंटे का जो टाइम होता है आप वहाँ आराम से बैठें। यूँ नहीं कि आप कोचिंग के अंदर बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और है, टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, अपन किसी और मस्ती में। कम से कम क्लास के अंदर तो आप पूरा फोकस रखें कि आप टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुने, ताकि आप जैसे घर पे जाओ, घर पे जाने के बाद में एक बार रिविज़न करते ही आपको जो आज पढ़ाया गया वो सारा याद हो जाए। वरना कुछ लोग होते हैं आए क्लास में बैठे भी हैं, ध्यान कहीं और है, कोई किसी से बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और फिर घर पे जाने के बाद में वो 4-4 5 बार मतलब गधों की तरह पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनको पता नहीं चलता कि क्या बताया गया है, क्या पढ़ाया गया है, या फिर ये टॉपिक है क्या। लोग ऐसे ही पूछते रहते हैं। तो आप आएँ, लिखें, ध्यान पूरा रखें। ये तो कोचिंग की बात हो गई। अब घर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ का वैसे मॉर्निंग बैच होता है, कुछ का इवनिंग बैच होता है। तो मॉर्निंग में आते हैं और दोपहर में जाके खाना वाना खा के आराम से कुछ देर रेस्ट ले सकते हैं, दोपहर में थोड़ा बहुत सो सकते हैं 1-1.5 घंटे आराम से। फिर आप कम से कम घर पे 6 घंटे पढ़ना होता है, कम से कम 6 घंटे आप पढ़ो, इतना तो सफिशिएंट होता है। 6 घंटे में क्या करना है, जैसे मान लो आज जो आपको बायो में पढ़ाया, 1 घंटे 2 घंटे क्लास थी, आप मुश्किल से 20 मिनट में उसको पढ़ सकते हो, इतना तो होता ही है। तो आप क्या करो, पिछली 2 क्लासों तक का तो और पढ़ सकते हो, पिछली 2 क्लासों का पढ़ लो, ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ लो, ऐसे फिजिक्स में पढ़ लो। तो मुश्किल से आप 2 घंटे में पूरा रिवीजन कर लोगे आज जो पढ़ाया, या फिर उससे 2 दिन पहले तक जो पढ़ाया उसका। अब आपको सीट्स दी जाती है, सीट्स ऐसे तो है नहीं कि दे दी आप कचरे में बेच रहे हो, किसी काम के लिए दी थी आपको। तो बाकी 4 घंटे में आप उन सीट्स के क्वेश्चन निकालो, जो पढ़ा दिए गए हैं उन टॉपिक को देख के उनके क्वेश्चन निकाल लो आप। और दूसरी बात, जैसे मान लो कि आज या फिर कल कोई टॉपिक ख़त्म होने वाला है, तो आप एक बार उस टॉपिक को पूरा स्टार्टिंग से पढ़ लो, ताकि अब तक आपने क्या किया, इसी एक टॉपिक को 2 या 3 बार पढ़ चुके हो। एक तो रेगुलर पढ़ रहे थे, 2-3 दिन पीछे तक आप पढ़ रहे थे, तो एक टॉपिक को आपने ख़त्म होते होते 2 से 3 बार पढ़ लिया है। अब उसी टॉपिक का 4-5 दिन बाद वापस टेस्ट होने वाला है, आप तीसरे बाद फिर पढ़ लोगे उस टॉपिक को। ऐसे करते करते नीट तक आते आते आप एक टॉपिक को अगर ढंग से पढ़ोगे तो कम से कम 15-20 बार पढ़ लोगे ऐसे ही। और लोगों को देखा है कि लास्ट के महीने में लोग 2-2 बार 3-3 बार आराम से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम जो प्रेशर रहता है स्पीड अपने आप बन जाती है। तो यूँ नहीं है कि हम अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं घूम लेता हूँ, थोड़ी देर आज वहाँ जा आता हूँ, आज मूवी दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ करना है नहीं, अपने को जो काम करना है उस काम को करना है। हाँ, यूँ नहीं है कि अपन सारे दिन गधों की तरह लगे पड़े हैं। कभी कभी रेस्ट भी ज़रूरी होता है। आप 1-आध दिन हो सकता है थोड़ा बहुत घूम फिर लो, बाहर जाए आओ, 2 घंटे भर रेस्ट कर लो, किसी दोस्त के साथ घूम लो, वो एक नॉर्मल बात होती है। कभी कभी आप चीटिंग कर सकते हो।
और बाकी कम से कम 6 घंटे 7 घंटे आपको सोना आराम से, काफ़ी था रूटीन तो। एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि टेस्ट से अपन जैसे माइनर्स लगते हैं, रैंडम्स लगते हैं, अपन को ऐसे डर लगता है कि टेस्ट देंगे अपने स्कोर कम रहेगा और घर वाले क्या बोलेंगे। टेस्ट से डरना नहीं है, अपन टेस्ट स्किप करके जैसे अपना जो टास्क है वो अपन कंप्लीट नहीं कर पाते, अपन टेस्ट छोड़ देंगे तो अपने पास जो टास्क होता है, जो सिलेबस होता है, अपन सोचते हैं कि आराम से कर लेंगे, अपन टेस्ट तो दे ही नहीं रहे। लेकिन टेस्ट का ना, हर टेस्ट अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जो अपन टेस्ट देंगे उसके लिए अपन पूरा उसी टाइम ड्यूरेशन में पढ़ लेंगे। जो अपना सिलेबस आ रहा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, अपन उसी टाइम ड्यूरेशन में कम कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। फिर रैंडम होता है, मतलब उसी जो माइनर में जो सिलेबस होता है उसके रैंडम्स भी होते हैं यहाँ पे। तो रैंडम जैसे रैंडम का होगा उसमें एक ही सब्जेक्ट का आते हैं, जैसे फिजिक्स में या फिजिक्स का रैंडम होगा तो फिजिक्स का सिलेबस आएगा, केमिस्ट्री का होगा तो केमिस्ट्री का आएगा, फिर वो सिलेबस आपका वापस रिवाइज हो जाएगा। टेस्ट छोड़ना नहीं है, हर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये बाद में मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। जो आपके पास टेस्ट पेपर रहते हैं उनको लगाते रहना है। जो टेस्ट हुआ जैसे माइनर हुआ तो दोबारा जैसे रैंडम में फिजिक्स का रैंडम हो रहा है तो जो माइनर में फिजिक्स का जो सिलेबस आया था उससे वापस वो लगा लो। इससे भी आपका बेनिफिट रहेगा काफ़ी। जो कोचिंग के जो पेपर्स होते हैं उनको नीट में भी नीट के जो DTS चलते हैं तो उसमें भी काफ़ी आपके बेनिफिशियल रहते हैं उनको सोल्व करना। तो आप जैसे DTS लग रहे हैं उस टाइम पर भी आप माइनर्स और रैंडम्स के पेपर लगा सकते हो। तो अगर मोटा मोटा मैं एक दो बातें आपसे बोलूं बच्चों, तो एक तो जैसा निरंजन ने कहा कि आप लोग क्योंकि 1-2 साल से कोचिंग कर रहे हो या ऑनलाइन भी टेस्ट चल रहे हैं, हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आए। इसकी भी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आया था, लेकिन वो प्रेशर झेलने की हिम्मत देता है अपने को, और फिर आप पढ़ते रहेंगे तो आप ज़रूर ऊपर आएंगे। तो डाउनफॉल आएगा, वो हर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के आया है, हर बच्चे के आता है जो मेहनत करता है, उससे घबराना नहीं है। उससे हमको सीखना है कि हाँ ये प्रेशर है, प्रेशर की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। दूसरी बात, टेस्ट कोई स्किप नहीं करना है बच्चों। बहुत अच्छी दूसरी बात भी नीरज ने कही कि टेस्ट को स्किप नहीं करना है, उसी से पता लगेगा कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। फिर शेखर ने भी बहुत अच्छी बातें की है। दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, क्लास जब भी ले रहे हो, आप ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी बात पे ध्यान दो, वरना घर पे जाके आप 2-4 बार कॉपी के पन्ने पलटोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात शेखर ने की, टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसके साथ पढ़ें अपन, टीचर के साथ ही आपका कोर्स, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो चीज़ें, या पहले पढ़ रखी हैं तो आपको समझ में नहीं आई हैं, है ना। तो आप जब भी टीचर पढ़ाए बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। खुद बहुत अच्छी बात शेखर ने कही है कि अगर आप पूरे साल भर पढ़ते रहोगे तो 10 से 15 बार वो टॉपिक्स आप पढ़ चुके होगे। लास्ट के 1 महीने में 2-2, 3-3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। दिनचर्या के लिए और बहुत अच्छी बात कही है, 6 घंटे की रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। 6 घंटे, ऐसा नहीं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे की रेगुलर स्टडी करोगे ना तो 1 महीने की अगर टाइम बाकी है लास्ट में, तो फिर 1 महीने में तो आपको 14-14, 18-18 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो रेगुलर, अगर 6 घंटे भी पढ़ोगे तो काम बन जाएगा रेगुलर। तो आप अभी से ये नहीं सोचने का, बताया उसने, ये नहीं सोचने का कि बहुत टाइम है अपने पास, नहीं। रेगुलर 6-7 घंटे जो पढ़ेगा बच्चों वही अंत में जाके डॉक्टर बनेगा। उसको लास्ट में कुछ टेंशन नहीं होगी, क्योंकि साल भर वो पढ़ा है, साल भर वो पढ़ा है तो उसको कुछ टेंशन नहीं होगी। फिर मैं इन दोनों बच्चों से एक और बात करना चाहूँगा। जैसे बच्चों नीट में शायद फिजिक्स को ही सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, उससे ही बच्चों का डर लगता है। तो मैं फिजिक्स के बारे में आप लोगों के विचार जानना चाहूँगा। फिजिक्स आप लोगों ने कैसे पढ़ी वो, दूसरा फिजिक्स के लिए कोई बुक, जैसे बच्चे बोलते हैं कि कोई बुक कर ली जाए, तो फिजिक्स के डर को कैसे भगाया जाए वो आप बताएं। फिजिक्स आपने कैसे पढ़ी वो बताएं। इस बार मैं पहली बारी दूंगा शेखर को। पहले मैं मेरी बात कर लेता हूँ, मैंने कैसे क्या कुछ फिजिक्स को पढ़ा है, क्या किया। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमें, अच्छी बात है वो तो जो सर ने पढ़ाया उसको उस टाइम ध्यान से सुन लिया, क्या सर बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, वो सब पैटर्न फॉलो कर लिया। फिर घर पे आके उन्हीं सब चीज़ों को वापस पढ़ लिया। खास बात यह कि अभी अपने पास काफ़ी टाइम पड़ा है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करके उन चीज़ों को अप्लाई करना सीखें। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उस टॉपिक अपने रियल लाइफ में कैसे काम आ सकता है, या फिर उस टॉपिक की और क्या क्या यूज़ है, अपन उस तरह से सीखेंगे ना, वो टॉपिक अपने आप अपने को याद होने लग जाएगा। तो अपन रटने की जगह उनको याद करना सीख रहे हैं एक तरीके से, तो उनको जल्दी से भूलेंगे भी नहीं और इजीली काफ़ी काम का भी आएगा वो टॉपिक। और जो सर ने नोट्स बना लिए, और उन नोट्स का जैसे आज चैप्टर ख़त्म हो गया, वापस मैंने चैप्टर पढ़ लिया और उस टाइम मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। जैसे जो मेन थ्योरी थी, मेन फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों को लिख लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सर बताते हैं कि ये सीधा एग्जाम में आता है, तो उन चीज़ों को अलग से लिख लिया, हाईलाइट कर लिया, या फिर 1-2 जो अच्छे एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल को अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लिया। तो जब बाद में रिवाइज़ करते हैं तो केवल उनको पढ़ने से अपना पूरा काम हो सकता है, तो अपना टाइम भी कम लगेगा।
तो एक वो हेल्पफुल हो गया। और दूसरी बात, काफ़ी लोग कहते हैं कि बुक्स ये लो, एडिशन लो, अलग अलग बुक्स पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। अब हम दोनों यहाँ हैं, हमने कोई बुक यूज़ नहीं की, ना फिजिक्स में, ना बायो में, ना केमिस्ट्री में, कोई बुक यूज़ नहीं की। अब बिना बुक यूज़ किए आप केवल क्लास नोट से, सीट से आप सेलेक्ट हो सकते हो, अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो मैं तो मानूंगा कि बुक ना लो, और फिर भी आप कुछ लेते हो। ये तो ये नहीं कि आपको टॉप करना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है कि हम तो बुक पढ़ेंगे, वो करेंगे, फिर हमारे सिलेक्शन होगा, टॉप में आएंगे। यदि वो आपकी थॉट है तो आप लो, जितनी लेनी है उतनी लो, कम ही है फिर तो आपके लिए। वैसे तो सेकंड ने बता दिया सब कुछ। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा, कोई भी गाइड वाइड बुक कोई भी प्रेफर करे, चाहिए वो यूज़ करनी नहीं है। आपके पास सफिशिएंट नोट्स है कमल सर के फिजिक्स के और नीरज सर के, तो वो मोर देन इनफ है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में, एम्स में या MAMC, किसी में टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुँचाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है इनके सर के नोट्स। कोई भी गाइड बुक और किसी भी और भी टीचर के नोट्स वोट्स पढ़ने नहीं है। जैसे नीरज सर के, कमल सर के नोट्स पढ़ रहे हो तो इनके नोट्स पर ही फोकस करना है। इनके जो नोट्स पढ़ाए हैं इनके मल्टीपल रिविजन करो, और फिर जैसे सर टॉपिक पूरा करा के असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं, जो सर ने असाइनमेंट सॉल्व करवाया है वही घर पे जाके वापस सॉल्व करो। जो आपको टिपिकल क्वेश्चन लग रहे हैं उनके लिए आप अलग से एक नोटबुक डाल लो, और उसमें जो सर फिजिक्स में आपको जिनमें दिक्कत आ रही है, जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहे हैं उनको अलग से उसमें नोट करते जाओ। फिर एग्जाम टाइम तक आपके पास जो आपको जिन क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उनकी एक नोटबुक बन जाएगी, उनका एक अलग बन जाएगा। तो आपके फिर एग्जाम में DTS में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और गाइड बुक कोई भी सोल्व करनी नहीं है। कोचिंग का जो मॉड्यूल और कोचिंग के जो नोट्स है वो मोर देन सफिशिएंट, और सर की जो गाइडेंस है उनको फॉलो करना है। हमने जैसे हम तो जो सर बोलते थे वही टास्क पूरा करते थे और उस पर लगे रहते थे। सर के नोट्स मल्टीपल रिवीजन करते रहते थे, यही करना है बच्चों। तो मैं चाहूँगा कमल सर इनकी बात जो है वो बच्चों को सरल शब्दों में समझाएं कि बच्चों ने क्या कहा और किस तरीके से बच्चे फिजिक्स का डर हटा पाएँ। कमल सर। हाँ बच्चों, देखो इन्होंने जो कहा है वो एकदम प्योर सीधे शब्दों में कहा है कि कोई भी गाइड आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में जो क्लास नोट्स होते हैं वो हम लोग तो बार बार कहते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को फाइट किया है उनकी बातें आपको डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगी। इसलिए हम लोग इनसे बातें कर रहे हैं ताकि ये डायरेक्ट आपसे बातें करें, और कोई भी मैनिपुलेटेड बातें नहीं है कि हमने इनसे कह दिया ऐसा कुछ कहना, ऐसा कुछ नहीं है। जो मन की भावनाएँ हैं वही हम डायरेक्ट आपके पास पहुँचा रहे हैं। और इन्होंने साफ कहा है कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बहुत अच्छे नंबर भी चाहिए तो डेफिनेटली आपको नोट्स प्रीफर करने हैं, साथ में आपको बस केवल जो सीट मिली है, असाइनमेंट दिए हुए हैं, वो 1 बाय 1 आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं। ठीक है, जो क्लास में पढ़ाया गया उसको कंटिन्यूसली उसके साथ ही सॉल्व करते जाएं, तब आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी जैसे आज का चैप्टर पढ़ा है वो आज पढ़ो, उसके साथ उसके क्वेश्चन कर दो, बस यही ये लोग कहना चाह रहे हैं। बार बार शेखर ने यही बात कही है कि क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने क्लास मिस की तो इसका मतलब आपको वो बहुत लंबे टाइम तक इफ़ेक्ट करेगा, 2-3 दिन तक आपको समझ नहीं आएगा। फिर उसने कहा कि क्लास मिस अगर एक बार आपने ध्यान नहीं दिया तो भी वो फिर चाहे जाकर घर पे कितनी देर तक आप पढ़ते रहें उसका भी कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम एक बार दे दिया, फिर उसके बाद पेपर हो भी गया तो घर जाकर एक बार वापस से उसको देख लो, दोबारा एग्जाम होने वाला हो तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको दोबारा देखने हैं। ठीक है, एक और चीज़ थी, जैसे 12th में मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा इनसे कि क्या कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा ही क्या इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है क्या, या आपके हिसाब से क्या सोचते हैं आप, या आप भाई मेडिकल कॉलेज में आपके साथ वालों से आपको पता तो है ही कि भाई 10th में 12th में कितने परसेंटेज थे, फिर भी वो मेडिकल कॉलेज में आए हैं। तो वो डर एक बार दूर कर दें, ताकि बच्चों के कई घर वाले ये क्वेश्चन करते हैं कि 12th में इतने परसेंटेज तो आने ही चाहिए, 10th में इतने आने ही चाहिए, वो एक डर मैं दूर करना चाहूँगा। तो मैं पूछना चाहूँगा निरंजन और शेखर से। जैसे लगभग बच्चों की स्कूलिंग होती है और घर वाले प्रेशर डालते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी रही, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, परसेंटेज अच्छे आने चाहिए। घर वाले बोलते हैं कि 90+ लाओ, 80+ लाओ, लेकिन नीट का एग्ज़ाम है पूरा, कोई बोर्ड एग्ज़ाम है नहीं, या पूरा एकदम अलग एग्ज़ाम है, इसका अलग पैटर्न है, इसका थ्योरेटिकल है नहीं, MCQ आते हैं इसमें, और इसमें पूरा इसका अलग ही लेवल है। तो इसमें उसका जैसे परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, इसका एग्ज़ाम का पूरा ही अलग खेल है। तो जो
जिस बच्चे के किसी बच्चे के 60+ मार्क्स हो, किसी के 70% हो, 60% हो, ऐसा नहीं है कि वो क्रैक नहीं कर सकता। और जिसके जैसे 90% मार्क्स हो, जो कोई मेरिट होल्डर हो, वही उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। जैसे 60+ मार्क्स वाले भी ऐसे हैं, कई दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में हैं, MAMC भी एम्स दिल्ली में है, और ऐसा भी है जैसे 90+ मार्क्स है, कई एग्जाम्पल है जिनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ऐसा मतलब ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं है कि जैसे जो टॉपर है स्कूलिंग में, जो टॉपर रहा स्टार्टिंग से, वही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। जो मीडियोकर है या फिर 60+ मार्क्स या 70% है, वो इसको एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे मन में ऐसी कोई फीलिंग बनानी नहीं चाहिए कि अपने यहाँ 60+ मार्क्स आए, आगे 60% आए, 70% है, अपना सिलेक्शन कैसे होगा, ये कोई मैटर नहीं करता इसमें। आप 60+ मार्क्स ला के भी आप एम्स दिल्ली में जा सकते हो, आप MAMC में जा सकते हो, आप दिल्ली किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। थैंक यू। सबसे पहली बात तो जो नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले 60% था, अब सरकार ने उसको भी कम करके 50% कर दिया है। तो आप तो ये देखो कि सरकार खुद कह रही है कि आप 50% से ऊपर हो तो आप आराम से पास कर सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप पास कर सकते हो। बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपका डेली रूटीन अच्छा होना चाहिए, आपने साल भर मतलब खुद से ईमानदारी रखी है, इतना आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके 12th के नंबर कितने भी हो, कोई मायने नहीं रखता। अब मेरी बात ही कर लूँ, मेरे 80-85% थे, कोई मानता हूँ। अब मेरे साथ ही ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके 90-97% थे, वो मेरे साथ बैठे हैं। किसी के 65 थे, 70 थे, वो भी आज मेरे साथ ही बैठे हैं कॉलेज के अंदर। तो यूँ तो है नहीं कि मेरे नंबर अच्छे थे तो ठीक है मैं आज कॉलेज पहुंच गया। मेरे से कम वाले मेरे साथ बैठे हैं, मेरे से ऊपर वाले भी जो मेरिट में आए हुए हैं वो भी आज मेरे साथ बैठे हैं। मेरे जितना टाइम उनको लगा एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 12th के जो नंबर हैं वो कोई मायने नहीं रखते। बस अब यूँ है कि कोई बच्चा अच्छा रट्टू तोता है तो उसने साल भर या फिर एग्ज़ाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले खूब रट के एग्ज़ाम 12th में नंबर लेके आ गया। उसके 12th नंबर तो अच्छे आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद वो उसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक वो एग्ज़ाम दिए जा रहा है नीट के, उसकी नीट क्रैक ही नहीं हो रही। तो आप रटना तो अपन को है नहीं। और यहाँ भी क्लियर होता है कि 12th के नंबर कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो अभी तक कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो बच्चों बात ये है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है ना। बोर्ड का एग्ज़ाम वो थियोरेटिकल एग्ज़ाम है, उससे आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप में कितना एप्टीट्यूड है उसका पता नहीं लग पाएगा। नीट में क्या होता है, टाइम बाउंडेड होता है और कंपटीशन है, सीट्स लिमिटेड है ना। अब बोर्ड के एग्ज़ाम में तो 60% से ऊपर जो आएगा सब फर्स्ट डिवीज़न, समझ रहे हो। तो कंपटीशन में एप्लीकेशन आती है और कंपटीशन थोड़ा अलग होता है। तो किसी भी बच्चे को बोर्ड के लिए अलग से सोचना चाहिए, नीट के लिए अलग से सोचना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हो सकता है किसी बच्चे को बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उसको नीट की तैयारी से जोड़ना बिल्कुल गलत है। नीट बिल्कुल सेपरेट है। जो कम परसेंट वाले हैं वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा परसेंट वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं। डिपेंड कि आपको कितना समझ में आता है, आप कितनी रेगुलर स्टडी करते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में कहा था कि सिंगल सोर्स और मल्टीपल यूज़ होना चाहिए। सिंगल सोर्स मतलब कि जो कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है उसी को आप 100 बार पढ़िए, 200 बार पढ़िए। उसको हम देसी भाषा में ऐसे कहते थे कि एक बुक 10 बार पढ़ी जाए कि 10 बुक एक बार पढ़ी जाए। तो वो एक बुक 10 बार पढ़ी जाएगी ना, तभी दिमाग में वो सेट हो पाएंगे सारे फंडे। आप 10 किताबें पढ़ोगे, हर फंडा कहने का हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बात एक ही, आंसर एक ही है। तो एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ें, जो एक ही मटेरियल कोचिंग मिल रहा है उसको 10 बार करें बच्चों, ताकि एकदम रच बस जाए, आपके नस नस में आ जाए कि फिजिक्स ऐसे होगी, केमिस्ट्री ऐसे होगी, बायो ऐसे होगी। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मैं 2 बातें और पूछना चाहूँगा केमिस्ट्री और बायो के लिए। अभी वैसे फिजिक्स का डर ज़्यादा होता है, इसलिए फिजिक्स का क्वेश्चन मैंने पहले पूछ लिया है। डरना नहीं है, जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले उनकी एक अलग से कॉपी बना लीजिए और बार बार उन सवालों से लड़िए, आपको ज़रूर फिजिक्स आने लग जाएगी। फॉलो करना पड़ेगा उसी मटेरियल को बार बार। मैं जल्दी से व्यूज़ चाहूँगा। केमिस्ट्री के बारे में व्यूज़ वो शेखर देगा और बायो के बारे में व्यूज़ निरंजन देगा कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाए वो शेखर समझाए और बायो कैसे पढ़ी जाए वो निरंजन हमें समझाए। तो सबसे पहले आपकी फेवरेट बायो ही होती है बच्चों, तो पहले बायो की बारी आ जाए और उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में शेखर बताएगा अपने को। बायो कैसे पढ़ी जाए, क्या किया जाए कि अपना टारगेट 330 नंबर से ज़्यादा आए। वैसे 300 से ज़्यादा नंबर बहुत अच्छे होते हैं, बट आजकल कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि निरंजन बताए कैसे इसने बायो पढ़ी, कि इसे खूब कॉन्फिडेंस था, डेली कितना पढ़ना चाहिए, कितनी बार रिवीजन होना चाहिए बायो के बारे में, जो कुछ ये बता पाए आपको बताए निरंजन। बायो में आपको बैंक से पढ़ाएंगे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बेस्ट फैकल्टी है एकदम। और जैसे मयंक सर एनसीईआरटी और नोट्स दोनों पे फोकस करते हैं, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और नोट्स पढ़ाएंगे नोट तो आपको वैसे भी नोट्स उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मयंक सर क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा नोट्स पढ़ाने के बाद में लास्ट के 10 मिनट आपको बायो एनसीईआरटी से भी रीडिंग करवाते हैं, तो आपको एक बार तो क्लास में एनसीईआरटी की रीडिंग हो जाएगी और फिर आप घर पे जाके भी उससे जो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है उसको वापस जाके भी घर पे जाके देख सकते हो। तो आपका वही चैप्टर 2 बार हो जाएगा, एक बार तो मयंक सर ने करवा दिया और एक बार घर पे जाके वापस एनसीईआरटी की रीडिंग मार रहे हो। और मयंक सर जो नोट्स करवाते हैं आपके, जैसे कोई भी 2 लेक्चर आते हैं उनके बीच में 5 से 10 मिनट का गैप होता है, इंटरस्टाइसेस होता है, उसको यूज़ करो। जैसे मयंक सर ने जैसे कोई नोट्स पढ़ाए हैं, आपको घर पे जाके आप रिवीजन तो कर रहे हो, लेकिन जैसे क्लास में आपके बीच में 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आप इस जो क्लास होने वाली है मयंक सर की, उससे जो नोट्स पढ़ाए हैं कल उसको वापस रिवीजन कर सकते हो उनका उस 10 मिनट के अंदर। मैंने ऐसे किया था, जो बीच में गैप मिलता था क्लास के उसको मैंने यूटिलाइज़ किया था। जो 10 मिनट मिले तो सर के जो कल के नोट्स थे उसको रिवाइज कर लेता था और घर पे जाके भी नोट्स वापस पढ़ लेता था। और मयंक सर क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाते थे और फिर घर पे जाके भी एनसीईआरटी रिवीजन रीडिंग मार लेता था, डायग्राम्स देख लेता था। और एमसीक्यू जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्वेश्चन पेपर अपन सोल्व कर सकते हैं, मयंक सर भी सोल्व करा देते हैं। जैसे जो भी कुछ चैप्टर कंप्लीट होगा उसके हर क्वेश्चन मॉड्यूल में जो उसका असाइनमेंट दिए होते हैं, कंप्यूटर के साथ दिए होते हैं, मयंक सर सोल्व करा देते हैं, फिर अपन घर पे जाके भी अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। यही है। फिर रैंडम में भी फिर रैंडम आएगा, माइनर होंगे, उसमें अपना दोबारा रिवीजन हो जाएगा, एक ही चैप्टर का मल्टीपल रिवीजन 2 बार। तो जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो अपना 2 बार एनसीईआरटी उसका रिवीजन होगा और सर के नोट्स का भी 2 बार रिवीजन होगा। एक तो अपन घर पे जाके कर रहे हैं, 3 बार हो गया घर पे जाके कर रहे हैं, मयंक सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, और क्लास से पहले जो 10 मिनट का टाइम मिल रहा है उसमें अपन पढ़ रहे हैं, तो मल्टीपल रिवीजन वैसे ही हो गया। और माइनर में आते हैं अपन को माइनर रैंडम्स और डीटीएस आते होते अपन को एकदम परफेक्ट टिप्स पे हो जाएगी बायो में डायग्राम्स जो साइकिल्स है उन पे फोकस करना है, प्लांट फिजियो एनिमल टेक्सोनॉमी और जो रटने वाली चीज़ें हैं इन पे काफ़ी फोकस करना है, ताकि बायो में कोई दिक्कत आएगी नहीं आप पे। और एनसीईआरटी पे स्टडी करनी है पूरी, एनसीईआरटी पे फोकस करना है पूरी साल, क्योंकि एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से आप फोकस करते रहोगे तो एंड में आपकी दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे 11th-12th की बायो एनसीईआरटी 2 दिन में या 1.5 दिन में आराम से रिविज़न कर लोगे लास्ट में जाते जाते। तो एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है, कोई भी गाइड बुक लेनी नहीं है। और मयंक सर आपकी फैकल्टी हो तो आपकी वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट फैकल्टी है। तो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री मेनली अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। मोस्टली पर्सन जैसे फिजिक्स से डरता है वैसे फिजिकल केमिस्ट्री से भी डरता है वो, तो उसकी अपन बाद में बात करते हैं। पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर क्या है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म वगैरह है और जो रिएक्शन वगैरह है, चैप्टर्स हैं। तो रिएक्शन में क्या है कि कोई रिएक्शन है उसके अंदर कोई कंपाउंड बन रहा है और कोई उत्प्रेरक वगैरह कोई सबस्टेंट अलग अलग काम आते हैं। कई बार होता है कि हल्का सा मैंने सबस्टेट चेंज कर दिया या फिर हल्का सा कैटलिस्ट चेंज कर दिया, रिएक्शन पूरी चेंज रहती है। तो आप उनको रटने की जगह ये सोचो कि यार एक चेंज करने से ऐसा क्या चेंज हो गया कि पूरी रिएक्शन बदल गई। तो आप उन पर फोकस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मान लो अगर यही सबस्टेट कहीं और काम आता है तो वहाँ भी रिएक्शन ऐसी ही होनी चाहिए। तो ऐसे करने से आपको रटना कम पड़ेगा, याद अच्छे से हो पाएगा। रही बात इनऑर्गेनिक की, मतलब ऑर्गेनिक रटनी नहीं, समझनी है। ऑर्गेनिक रटनी नहीं बच्चों, समझनी है। अगर समझ लोगे तो आप उसी तरह के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और अपने खुद से मन से जोड़ पाओगे, कर भी पाओगे। वरना आप रट के चले हो तो केवल हो सकता है वो रिएक्शन तो आप याद कर लो, किंतु वैसे एक और रिएक्शन आ गई, आपका डब्बा गोल है, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। फिर ऑर्गेनिक समझनी है अपने को, ये बात याद रखनी है अपने को। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में मेनली क्या देखते हैं यार, ये भी अपवाद है, यहाँ भी अपवाद आ गया, यहाँ भी अपवाद आ गया। तो अभी अपने पास टाइम पड़ा है तो अपवाद याद क्यों कर रहे हैं अपन, ये सोचें कि ये अपवाद क्यों है, ऐसा क्या इसमें डिफरेंट हो गया कि जैसे अपवाद बन गया। तो वहाँ भी सोचो यार, थोड़ा बहुत सोचेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इसमें ये चीज़ ऐसे गड़बड़ होगी, इस कारण इसको अपवाद बोला गया है। तो हमें अपवाद भी याद करने नहीं पड़ेंगे, अपवाद भी अपने आप पता चलेगा कि हाँ ये अपवाद है, पर क्यों है ये भी पता है। तो कितने अपवाद याद कर पाओगे ऐसे तो यार, किंतु कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो अपवाद आप अपने आप बना सकते हो कि इस तरह से ये भी फिर अपवाद ही हो जाएगा। और या फिर ये अगर कॉन्सेप्ट है तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ या ये सब्सटेंट अपने आप अपवाद बनती है मेरे लिए। और कुछ टॉपिक होते हैं जो बार बार भूलते रहते हैं। आपको ट्राई करना है कि इनऑर्गेनिक में उन टॉपिक को बार बार पढ़ो आप। तो इनऑर्गेनिक में बच्चों आपको बार बार टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, रटने की बजाय उनके पीछे थोड़ा लॉजिक भी सोचने का प्रयास करें अपन। और इनऑर्गेनिक बच्चों की बहुत अच्छी हो जाती है, ये किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे सिलेक्टेड स्टूडेंट से, वो बोलेगा ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब बची फिजिकल। और इनऑर्गेनिक की बात एक और है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपको याद होती है, तो 45 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आप मुश्किल से 15 मिनट में कर पाते हो, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अदरवाइज आप तो सोचते रह जाओगे यार
4 ऑप्शन है, 4 में से मेरे को 3 तो अपवाद वाले लग रहे हैं, या फिर ये अपवाद हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आपके 45 मिनट में 45 क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे अगर ध्यान से आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, वरना मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इनऑर्गेनिक के इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल की बात करें, जैसे फिजिक्स में मैंने कहा था कि आप बार बार पढ़ो, उनके न्यूमेरिकल ज़्यादा सोल्व करो, उनके भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट बनाओगे तो फिजिक्स की तरह आप इसको डील कर रहे हो, जैसे फिजिक्स पढ़ी वैसे इसको पढ़ना है, अच्छे से बार बार उनको टॉपिक पढ़ने हैं, बार बार उनके जो लॉज वगैरह हैं और जो कुछ डेरिवेशन है उनको आप देखो। कई बार क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन आया, आपने डेरिवेशन पूरा सॉल्व नहीं किया कि लास्ट का फॉर्मूला रट के बैठ गए, और एक स्टेप पहले का जो रिजल्ट निकला था डेरिवेशन में उसमें से क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, आप सोचोगे यार फिजिकल तो बहुत टफ है, मेरे से होती ही नहीं है, क्या करूँ। तो आप अगर डेरिवेशन थोड़ा पढ़ोगे, याद करोगे ना, तो अपने आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा किस स्टेप से ये फॉर्मूला बना है, एक स्टेप पीछे जाके मेरे को करना है, मैं कर लूँगा आराम से क्वेश्चन सॉल्व। फिजिकल में ऐसा ध्यान रखना थोड़ा सा। तो फिजिकल थोड़ा ज़्यादा टाइम देने वाली सब्जेक्ट है, आप इजीली पढ़ोगे सब काम हो जाएगा। और एक खास बात जो बायो में वैसे नींद ने बताई और फिर भी आप कर सकते हो कि कई बार नोट्स पढ़ रहे हो फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फिर नोट्स पढ़ रहे हो फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, और सर वैसे मोस्ट सारे चीज़ें नोट्स में लिखा देते हैं एनसीईआरटी की, लेकिन फिर भी 1-2 लाइन होती है वो रह जाती है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट होती है जो सीधी उठ के आ जाती है क्वेश्चन में। तो आप ऐसी लाइनों को हाईलाइट करो और अपने हर टॉपिक नोट्स बनाने के बाद एक पेज पीछे छोड़ दो। चैप्टर आपने कवर कर लिया, एक पेज पीछे छोड़ दो, उस एक पेज में एनसीईआरटी की वो लाइनें उठाओ और वहीं की वहीं लिख लो। तो आपको हर बार क्या होगा कि नोट्स के बाद एनसीईआरटी के बाद नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल नोट्स पढ़ रहे हो, आपकी एनसीईआरटी अपने आप साथ साथ क्लियर होती जा रही है। और तीसरी बात करता हूँ कि आप एग्ज़ाम दे के आए, या फिर आप जो DTS हुआ या फिर माइनर रैंडम हुआ वो पेपर दे दिया आपने, पहली बात आप आते ही पेपर का मिलान करो। कुछ लोग होते हैं पेपर दे दिया फेंक दिया आके कि अब क्या पेपर दे दिया मैंने, अब कोई काम नहीं है, वैसा नहीं करना। पहली बात आते ही पेपर मिलाओ, आपको पता चलना चाहिए कि आपने पेपर में कहाँ क्या गलती की। ट्राई करो कि अगली बार से वो गलती ना हो, उसको सुधारो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप उन क्वेश्चन को अलग से हाईलाइट कर लो, या तो हो सकता है उनको कहीं अलग लिख लो आप अपनी कॉपी में, या फिर पेपर के अंदर ही उसको अलग से हाईलाइट कर लो, या फिर कुछ ऐसा निशान बना लो कि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगली बार जब मैं वापस पेपर देने जाऊँ तो इस क्वेश्चन को आराम से देख के जाऊँ, या फिर उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत पता करके फिर जाऊँ। और फिजिक्स में जब पेपर करते हैं उस टाइम ध्यान सारे स्टेप बाय स्टेप करना है अपन को, और पेपर मैच करते टाइम भी देखना है कि मैंने क्या गलती कर दी, मैं कौन से स्टेप में गलती हो गई, ताकि अगली बार से पता चले कि हाँ यार मैंने यहाँ ये गलती की, अगली बार उस गलती को तो कम से कम ना करूँ। सिली मिस्टेक ऐसे ही धीरे धीरे आपकी कवर होगी, वरना तो आप कवर करने से रहे। और साथ साथ में कई बार डिमोरलाइज हो जाओ या फिर मोटिवेशन आपको कम हो तो आप घर पे बात भी किया करो। कुछ लोग होते हैं कि पढ़े रहते हैं, कभी घर पे बात भी नहीं करते, घर वालों को टाइम नहीं देते बिल्कुल भी। घर पे बात करो, पेरेंट्स से बातें करो, तो आप उनसे बातें करोगे, आप अपने आप मोटिवेट होने लग जाओगे। ऐसे करके ये सब होता है। तो मोटा मोटा बच्चों बायो केमिस्ट्री के लिए बता दिया है दोनों बच्चों ने। टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी बात की है, टेस्ट अपने को देना है, जैसा कि बोला निरंजन ने, जरूर देना है। टेस्ट में नंबर ज़्यादा है कमाना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उस टेस्ट का पोस्टमार्टम कीजिए, उस टेस्ट में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं वो लिखिए, ताकि साल के अंत में आपकी सारी गलतियाँ आपके पास हों। आप हर बार ये सोचिए मेरे को गलती दोहरानी नहीं है, नई गलती करनी है, तो कुछ टेस्ट के बाद कोई गलतियाँ बाकी ही नहीं रहेंगी, आपके पास सारी गलतियाँ आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर लिए, जो आते हैं वो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर लो ताकि नीट में जाने से पहले अपन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख पाएं। तो बच्चों इस सेशन में अपन ने बहुत सारी काम की बातें सीखने को मिली हैं, जिससे नीट 2021 में आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक।